तो चलिए स्वागत है आप सभी का सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टेस्ट योर नॉलेज के और इलस्ट्रेशंस के सारे क्वेश्चन। सर सारे क्वेश्चंस? जी हाँ, सारे क्वेश्चंस। तो आ जाओ फटाफट पेन पेपर और दिमाग लेके अच्छे से फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सिस्टम पार देंगे। करेक्ट, आ जाइए फटाफट से। टेस्ट योर नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे जैसा क्वेश्चन है। अच्छा, दो तीन चीजें, हर एक क्वेश्चन में मैं ABC कैटेगरी अपने हिसाब से करूंगा, आपको जैसा करना हो करना। मेरे ओपिनियन में ये क्वेश्चन C कैटेगरी का है, आपके ओपिनियन में भी वही होगा। C, ABC लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट इन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट हैज इनकर्ड दीज कॉस्ट्स। पूछा क्या है क्वेश्चन में? एडवाइस ABC लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। रिक्वायर्ड पार्ट हमेशा पहले पढ़ना, दिस इज अ टिप। कॉस्ट ऑफ द प्लांट कैपिटलाइज होगा? जी हाँ होगा। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन होगा। कंसल्टेंट्स एडवाइस 7 लाख की होगी। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर फॉर द प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, ये होगा कि नहीं होगा कि नहीं, एक बार सोचो। क्या ये आपको बोरोइंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करने देगा? क्या ये क्वालिफाइंग असेट है? नहीं सर, सीधा प्लांट इंस्टॉल ही हो रहा है, तो क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। NPV ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगा? बिल्कुल होगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस होगा? नहीं होगा। बच्चे जैसा क्वेश्चन था, C कैटेगरी का। खत्म करो, आगे बढ़ो। हर एक क्वेश्चन में C कैटेगरी ABC कैटेगरी करते रहना। हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना कि मैक्सिमम आप फटाफट सॉल्व करो, ना कि हर एक क्वेश्चन को फेयर में लिख के करो, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन को हम लिख के करेंगे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। A लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज। At the date of revaluation, accumulated depreciation amounted to 55,000 rupees. Fair value of the asset by reference to the transaction of similar assets was 65,000. Past journal entry. C, 1 लाख का मेरा बुक कॉस्ट है, 55 का मेरा accumulated depreciation है, तो 45,000 का मेरा क्या होगा? बुक वैल्यू होगा। उसका 65 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? 45 से 65 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? 20,000। इसका मैं क्या एंट्री पास करूंगा? नंबर 1, पहले जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और दूसरा क्या एंट्री पास होगा? असेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस में इस चीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख के आगे बढ़ जाना। C कैटेगरी का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने क्या एंट्रीज पास की भाई, देख ले। इंस्टीट्यूट कभी कभी ना एंट्रीज एलिमिनेट किया और असेट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है वही किया। ओके, इंस्टीट्यूट सही है, गुड। सर आप इंस्टीट्यूट को चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन 3, B लिमिटेड ओन्स एन एसेट विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख। ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइंड इट्स यूजफुल लाइफ टू बी 10 years एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 20,000। तो डेप्रिसिएशन 18,000 का आएगा। कैसे? 2 लाख माइनस 20K अपॉन 10, तो हर साल मैं 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। असेट इज नाउ 8 years ओल्ड, मतलब 18,000 इंटू 8, इसका डेप्रिसिएशन इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। कितना होगा? 18,000 इंटू 8, 1,44,000। और ये यंत्र लेके बैठना प्लीज। एट द एंड ऑफ ईयर 8, मैनेजमेंट हैज रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू एंड हैज डिटरमाइंड दैट द यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 years। 8वें साल के एंड में मैं ये बोल रहा हूँ कि 12 साल तक एक्सटेंड करी जा सकती है यूजफुल लाइफ। In a view of maintenance program adopted by the company, as a result residual value will reduce to 10,000. C, अभी मेरी बुक वैल्यू क्या है? Accumulated depreciation 1,44,000, तो मेरा बुक वैल्यू क्या होगा? 2 लाख माइनस 1,44,000, 56,000। रेसिडुअल वैल्यू कितना? 10,000। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इंक्रीज्ड कितना है? 4 साल। तो रेट्रोस्पेक्टिवली मैं डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड करूंगा? 11,500 का। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 2 लाख माइनस 10,000 अपॉन 12? अरे नहीं, डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। तो भूल से भी एग्जाम में ऐसा करके मत आना, ठीक है। इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं, क्या किया है इंस्टीट्यूट ने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 8th year 18,000, 1,44,000, इतना सब इंस्टीट्यूट ने लिख के किया है। कैरिंग अमाउंट निकाला 56,000, रिवीजन कितना किया? 11,500 का प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन।
ये भी क्वेश्चन बच्चे जैसा था। कैटेगरी मैं देता हूँ सी कैटेगरी। आई होप आप मॉड्यूल में इसका कैटेगराइजेशन भी साथ में करते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, X Limited has a machine which got damaged due to fire on 31st January 2001. ये X को हम 0 मान लेंगे। The carrying amount of machine was 1 लाख on that date. X Limited sold the damaged asset as scrap for 10,000. तो 90,000 को P&L में डाल दो। ऐसा क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा। X Limited has insured the same asset against the damage. As on 31st March 2001, the compensation proceeds was still in process, but the insurance company has confirmed बोला है the claim. Compensation of 50,000 is receivable from the insurance company. How it will be accounted for? तो 50,000 का रिसीवेबल दिखा दो क्या, इंश्योरेंस कंपनी टू P&L। इसका डेटर ओपन किया बुक्स में और इसको हमने 50,000 को P&L में डाल दिया। सर पूरा 50,000 क्यों P&L में डाला? क्योंकि पूरा 90 का लॉस भी P&L में डाला था। सी असेट गई मेरी, ठीक है, तो 90,000 का पूरा लॉस मेरा P&L में जाएगा। अब उसमें 1 रुपया भी रिकवर हुआ तो मेरा गेन ही है ना, तो पूरा ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। आंसर देखते हैं इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है इसका? एट द टाइम ऑफ स्क्रैप प्रोवाइड अ लॉस ऑफ 90,000, रिकॉग्नाइज इनकम ऑफ 50,000, वही आंसर दिया है, इंग्लिश में लिखा है उन लोगों, ठीक है। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। एन एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ रिलेटेड डीकमिशनिंग लायबिलिटी। द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2XX1, तो इसको 2001 मान लेते हैं। The plant has a useful life of 40 years. Initial cost was 1,20,000, which included an amount of decommissioning cost of 10,000, which represented, ध्यान देना, 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years, discounted at risk adjusted rate of 5%. क्या बात हो रही है कि 1/4/2001 को 1,20,000 का मैंने प्लांट खरीदा, जिसमें से 10,000 जो है वो एक एस्टिमेट के थ्रू आया था, 70,400 डिस्काउंटेड एट 5% फॉर 40 ईयर्स। और ये वैल्यू करेक्ट है, कैलसी पे मैंने चेक कर लिया, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सर आप इंस्टीट्यूट को चेक करते हो, करना पड़ता है। 1,10,000 मेरा शॉर्ट कॉस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, ठीक है। ऑन मार्च 2X11, मतलब ये 2011 है, मतलब 10 साल बीत चुके, जी करेक्ट। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज्ड बाय देखो बाय है मतलब 8,000 तक नहीं आई है, 8,000 से कम हुई है। सी आपने इसको गलती से भी 2 पढ़ लिया ना, तो एंट्री पूरा अमाउंट पूरा चेंज हो जाएगा। तो बाय पे और 2 पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें, एग्जाम में यही मैटर करता है। डिस्काउंट रेट हैज़ नॉट चेंज, हाउ विल एंटिटी अकाउंट, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। 141 को जैसे मैंने आपको बताया 1,20,000 के 2 पार्ट बना लो, 10,000 और 1,10,000। 10 साल बीत चुके, 1/4/2001 को ये अमाउंट चेंज हुई है, ना कि 70,400। अगर 70,400 अमाउंट चेंज हुई होती तो उसको फिर 30 साल तक डिस्काउंट करना पड़ता। थोड़ा दिमाग में बत्ती जला हो तो। सी 40 साल का लायबिलिटी था, 10 साल बीत चुके हैं। अगर ऐसा बोला होगा कि ये 70,400 अमाउंट चेंज हुआ है, तो 70,400 को 30 साल में डिस्काउंट करके जो राइट अमाउंट थी वो निकालनी पड़ती और फिर इन दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ता। ये ध्यान रखने जैसी चीज़ है। 10,000 वाली अमाउंट हो गई 8,000 की, तो सर एडजस्टमेंट 2,000 का कर दे, गधेड़ा ऐसा नहीं होगा, सुनो ध्यान से अभी। सी 141 को मैं एक एंट्री पास करूंगा, कौन सी? असेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी 10,000, ठीक है। ये इनिशियल रिकॉग्निशन। अब हर साल अगले 9 साल, अगले 10 साल तक
हर साल मैं एक एंट्री पास करूंगा, फिनेंस कॉस्ट टू प्रोविजनिंग फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। सर ये क्या है? 10,000 का मेरा आज का प्रोविजन है, उसको 70,400 तक अगले 40 साल में पहुंचाना है, तो हर साल मुझे 5,555% से उसको कंपाउंड करना पड़ेगा। सी, एक वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए डिस्काउंट करके, अब उसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके जा रहा है कंपाउंड करके। तो फर्स्ट ईयर में एंट्री हो गया 10,000 का 5%, 500 रुपया। फिर अगले साल क्या एंट्री होगी? 10,000 प्लस 500 का 5%, 525। ऐसे नेक्स्ट 10 साल तक ऐसी एंट्रीज पास होती होंगी। तो सर इस डेट पे, कौन सी डेट पे? इस डेट पे मेरा प्रोविजन का वैल्यू क्या होगा पता है? 10,000 इंटू 1.05 रेज टू 10। बात समझ में आई? 1.05 क्यूब 4 5 6 7 8 9 10, मेरा वैल्यू क्या होगा? 16288, जिसको राउंड ऑफ करके 16300 कर देते हैं। तो जिस दिन पे एडजस्टमेंट करना है उस दिन पे प्रोविजन का कैरिंग वैल्यू हमने निकाला। अब बस, अब डिक्रीज्ड बाय 8,000, तो इसमें से 8,000 लेस कर दो, तो क्या आया? 16,300 माइनस 8,000, 8,300 का एडजस्टमेंट लगेगा। एडजस्टमेंट की एंट्री क्या पास होगी? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट टू असेट। सर ये कैसे? इतने टाइम तक तुम प्रोविजनिंग फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, उसको कम करना है तो उसको डेबिट कर दूंगा और असेट को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली मैंने उसको असेट में तो इंक्लूड किया था, अब असेट में से एक्सक्लूड कर रहा हूँ। 8,300, ये एंट्री पास होगी आपकी। क्वेश्चन एक बार कर लो, बहुत ईजी है, लेकिन अगर नहीं किया है तो फंस सकते हो। इंस्टीट्यूट का क्या आंसर एक बार देख लें। हे इंस्टीट्यूट, आपका क्या आंसर है? प्रोविजनिंग फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू असेट, सेम, ठीक है। और ये 8,300 नहीं आएगा, 8,000 आएगा, माय मिस्टेक, बिकॉज डिक्रीज बाय है, कितना डिक्रीज हुआ है वही लिख दिया है, तो 8,000 का डिक्रीज, 8,000 का एडजस्टमेंट करेंगे ना, राइट। ये क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम से पहले करके जाना प्लीज। इसको मैं दे रहा हूं ए कैटेगरी। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए, पांचों सी कैटेगरी के थे, ये एक ए कैटेगरी का है। चारों सी कैटेगरी थे, ये एक ए कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 5 का एक्सटेंशन है, तो इसको भी ए कैटेगरी अभी से डाल ही दो डिफॉल्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो देखा नहीं होगा तो सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का एक्सटेंशन है, तो इसको ऑटोमेटिकली ए दे ही देना है, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन? एंटिटी एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ रिलेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी। द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1/4/2001. The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost is 1,20,000. This included an amount for decommissioning cost of 10,000, which represented 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years, discounted at 5%. Same story है। Entity's financial year end on 31st March, ये भी पता है। अब यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। Assume that a market-based valuation of market-based discounted valuation of 1,15,000 is obtained on 31st March 2004. This valuation is after deduction of allowance of 11,600 of decommissioning cost. ठीक है, after सर आफ्टर पे क्यों इतना जोर दे रहे हो, काम आएगा। Which represents no change in the original estimate, but after unwinding of 3 years of discount. On 31st March 2015, the entity assumes that as a result of technological advancements, the present value of decommissioning liability is increased by पे क्यों फोकस कर रहे हो, आएगा आगे। The entity decides that a full valuation of assets is needed on 31st March 2005 in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value. Asset is now valued at 1,07,000, which is net of allowances of reduced decommissioning obligation. Accounting बताते हैं सर, रुक जाओ, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा फेयर में। 1/4 की सेम कहानी पकड़ लो, ठीक है। क्या? 1,20,000 जिसके 2 पार्ट है, जो 10,000 है वो तो एस्टिमेट है, और 1,10,000 है वो मेरा फुल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। सर 3 साल बाद कंपनी को चुल मची कि क्यों ना हम इसका रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है।
तो रिवैल्यूएशन में एक पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसका वैल्यूएशन निकला 1,15,000 और इसका वैल्यूएशन है 11,600। इसका वैल्यूएशन कराया नहीं, ये 10,000 3 साल कंपाउंड होके यहाँ पहुँचा है। कैसे? +5% +5% +5%, 3 साल का कंपाउंडिंग हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन ये वैल्यू चेंज हुई है। तो 31 मार्च की अकाउंटिंग क्या होगी? 31 मार्च 2004 की अकाउंटिंग क्या होगी? रिवैल्यूएशन करना है हमको, तो पहले कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं 31 मार्च की। अच्छा, इसमें एक चीज बोली गई है क्वेश्चन में कि इट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस ऑफ 11,600। मतलब अगर देखो, इस दो पार्ट को सेपरेटली कंसिडर किया गया है क्वेश्चन में, तो फुल वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड बैक करना पड़ेगा। 115,000 प्लस 11,600 126600। तो रिवैल्यूएड अमाउंट इतना है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट हमें निकालना है। कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? 1,20,000। 40 साल का यूजफुल लाइफ है, 3 साल के लिए मैंने उसको डेप्रिशिएट किया होगा, तो 9,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया और मेरा बुक वैल्यू क्या आ गया? 111,000। तो रिवैल्यूएशन में क्या अकाउंटिंग होगा? 126600 का असेट हो गया कितने में से? 126600 का असेट हो गया कितने में से? 111,000 में से। तो कितने का गेन आया रिवैल्यूएशन में? 15,600। ये पूरा उठा के कहाँ डाल देंगे हम? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। 31 मार्च 2004 की ये अकाउंटिंग होगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अच्छा, आप कैरिंग अमाउंट्स भी निकाल लेते हैं, क्यों? अगले साल में काम आएगा। कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? असेट का क्या आएगा? यही 126600 रिवैल्यू करके, और मेरा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी कितना आएगा? 11,600। समझ में आ रही है बात? अब 31 मार्च 2015 की अकाउंटिंग देखते हैं। 2005, सॉरी, ये एक्स यूज करता है ना। एक्स सबसे खराब चीज है लाइफ में दोस्तों, समझ लेना आप लोग, ये ज्ञान की बात बोल दी मैंने। 31 मार्च 2005 को कंपनी को और चुल मची कि हम दोनों चीज़ों का रिवैल्यूएशन कर देते हैं। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसका हमने वैल्यू निकाला 1,07,000 क्वेश्चन में दिया है, और ये जो पोर्शन है इट डिक्रीज्ड बाय 5,000, डिक्रीज्ड बाय 5,000। तो सेम चीज़ करनी है, कैरिंग अमाउंट निकालनी है, रिवैल्यूड अमाउंट निकालनी है, डिफरेंस को एडजस्ट करना है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट निकालते हैं। 126600 को एक साल मेरे को और डेप्रिशिएट करना है। 126600 सर यूजफुल लाइफ कितनी बची? 37 ईयर्स। 126600 सर 37 ईयर्स। 3420 का मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और ये मेरा डेप्रिसिएशन होगा, और इंटरेस्ट भी तो, फाइनेंस कॉस्ट भी तो बुक करूंगा। 11,600 पे 5%, 11,600 पे 5%, 580। तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या आ गया? 126600 माइनस 3420, 126600 माइनस 3420, 123,180। ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 123,180। और इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आ गया मेरा? 11,600 प्लस 580, 11,600 प्लस 580। ये मेरा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी आ गया 12,180, ठीक है। ओके सर। अब इसमें 5,000 का रिडक्शन आया है, मतलब मेरा जो इसका वैल्यू होगा वो कितना बचेगा? 7,180। और इसको छोड़ के जो बाकी की एसेट है 180 माइनस 7,180, उसमें 1,07,000 तक ले जानी है, ठीक है। तो अब एंट्री क्या पास होगी? ध्यान देना। व्हाट इज माई रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द अदर पोर्शन? 1,07,000। उसमें मैंने डीकमिशनिंग लायबिलिटी ऐड कर दिया, 1,07,000 प्लस 114,180। ये मेरा फाइनल रिवैल्यूएशन के बाद अमाउंट आता है, और इसको कितने में से कम करना है? 123,180, 23180। तो मेरा फाइनल एडजस्टमेंट कितना आएगा पीएनएल में, डेप्रिसिएशन वगैरह का? 9,000। क्यों चल नहीं रहा भाई? चलना प्लीज़। 9,000। इतने से मुझे अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को इफेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट का आंसर देख ले। 15,600 का सबसे पहले एडजस्टमेंट,
8980, मैंने राउंड ऑफ करके 9000 किया है, 8980 का आएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस से मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया, पहले क्रेडिट किया था, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दिया। चीज़ समझ में आई, बात समझ में आई। आपको 2 अकाउंट की सेपरेट अकाउंटिंग अपने की, कौन सा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट और बाकी का असेट का पोर्शन, ठीक है। 3420 मेरा डेप्रिसिएशन आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना आया, ये कैरिंग अमाउंट बाद में आ जाएगा, मतलब इस साल के एडजस्टमेंट के बाद कैरिंग अमाउंट निकाल लेना, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ट्रिकी था, अच्छे से कर लेना, एग्जाम में नहीं तो दिक्कत हो सकती है। चलिए क्वेश्चन 7 बच्चे जैसा क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा, डिस्कस कर रहा हूँ क्या करना है। डेप्रिसिएशन एज पर ओल्ड एस्टिमेट्स लेना है, विच इज 15, 10 और 7 यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एज पर न्यू एस्टिमेट्स लेने हैं, 10, 7 और 5, दोनों में जो डिफरेंस आए P&L में डाल दो, बस इतना ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं, लंबा लंबा लिखा है खाली, ठीक है। क्वेश्चन 8 को मैंने B कैटेगरी दिया है, क्यों, थोड़ा थियरी टाइप का क्वेश्चन है, नया फॉर्मेट है क्वेश्चन का, एग्जाम में आ जाए, कुछ नया लगे तो सोचने में ज़्यादा टाइम ना जाए, इसलिए एक बार देखना ज़रूरी है। Mr. X is the financial controller of ABC Limited, a listed entity which prepares consolidated financial statement in accordance with Ind AS. Mr. X has recently produced the final draft of the financial statement of ABC Limited for the year ended 31st March 2018 to the MD Mr. Y for approval. Mr. Y, who is not an accountant, had raised the following query from Mr. X after going through the draft financial statement. Mr. Y जो गधेड़ा है, उसको अकाउंट्स नहीं आता, वो अकाउंटेंट नहीं है, उसने हम पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं। द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज हेल्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल, ठीक है। हाउएवर प्रॉपर्टी विच इज ओनर ऑक्यूपाइड इज रिवैल्यूड एनुअली टू द फेयर वैल्यू। चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड इन P&L बट यूजुअली इन OCI. Also, amount of depreciation charged on plant and equipment as a percentage of its carrying cost is much higher than owner occupied property. Another note states that the property owned by ABC Limited but rent out to others is depreciated annually and not fair valued. Mr. Y is of the opinion that there is no consistent treatment of PP in terms of accounts. How should the financial controller respond? मतलब भाई Y ने इंडेस कभी ज़िंदगी में पढ़े नहीं है और वो इतनी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख के डर गया, तो हम पढ़े लिखे लोग इसको जवाब देंगे। सुनना, आंसर पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ कैसे आंसर करना है। सी पहली बात तो कॉस्ट मॉडल, ठीक है, इंडिया 16 में कॉस्ट मॉडल परमिटेड है, इसलिए हम कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। दूसरा आंसर ये करना है कि इंडिया 16 परमिट्स डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक क्लास ऑफ प्रॉपर्टी में मैं एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगाऊं कॉस्ट मॉडल, दूसरे में रिवैल्यूएशन मॉडल लगाऊं, ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, इंडिया 16 परमिट करता है। चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड इन P&L यूजुअली इन OCI। भाई उसको समझाना है हमको कि भाई सुन, पहली बार जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है तो वो OCI में जाता है, फिर अगर नेगेटिव रिवैल्यूएशन होता है तो जितना OCI में रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है पहले उससे एडजस्ट करो, फिर बचा कुचा P&L में डाल दो। इसलिए कभी कभी P&L में जाता है, ज़्यादातर OCI में जाता है, इसको बताना है। क्यों? जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है पहले नेगेटिव रिवैल्यूएशन को उससे एडजस्ट करो, फिर P&L में डालो, ये उसको बताना है इंग्लिश में। Another note states that property owned but rent out to others is depreciated annually and not fair valued. उसने इंडेक्स 40 भी नहीं पढ़ा, 16 तो नहीं पढ़ा, 40 भी नहीं पढ़ा, उसको बोलना है 40 में सिर्फ कॉस्ट मॉडल अलाउड है। क्यों? रेंट आउट टू अदर्स मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा। तो ऐसे करके उसको समझाना है कि भाई थोड़ा कभी लाइफ में इंडेक्स पढ़ लो, है ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसको एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको B कैटेगरी लेकिन दे दो क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है आपका, विच इज रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। अब ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है भाई, ये मेरा है। जब आप रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग करते हो तब इंडिया आपको 2 अप्रोचेस परमिट करता है। नंबर 1, जितना आप P&L में डाल रहे हो डेप्रिसिएशन, उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व में से क्रेडिट करो। किसको? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से क्रेडिट करो इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब फॉर एग्जांपल 100 का असेट था, 120 पे मैंने रिवैल्यू किया, तो 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, सपोज डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो हर साल मैं 12 का क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन बुक करूँगा। तो 20 का जो मेरा रिवैल्यूएशन गेन है ना, उसमें से 2 मैं P&L में क्रेडिट कर सकता हूँ। ये एक ऑप्शन दिया है इंडेस ने, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन
कैसे अकाउंटिंग करना है. कंपनी एक्स performed revaluation of all its property, plant and equipment at the beginning of 2001. The following information relates to one of its machinery. Carrying amount, depreciation, net carrying value, fair value. ठीक है, 120 का 150 हो गया, मतलब 30 का रिवैल्यूएशन गेन है. अकाउंटिंग कैसे करना है वो बोल रहा है. यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 years एंड द कंपनी यूजेस SLM फॉर डेप्रिसिएशन. रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 4 years. क्यों? 200 डिवाइड बाई 10 इंटू 4, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 आया. हाउ शुड द कंपनी अकाउंट फॉर द रिवैल्यूएशन? ध्यान देना इधर. हमारे पास दो ऑप्शन है. देखो 200 का कॉस्ट था, 80 का डेप्रिसिएशन, 120 का 150 हो गया. तो एक काम करो, एक परसेंटेज निकालो. 150, ओके, 25% गेन आया है. तो एक काम करो, ग्रॉस ब्लॉक को भी छेड़ दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी छेड़ दो. कितने परसेंट से? 25% से. मतलब 200 का 250 कर दो, 80 का 100 कर दो, तो आपका 150 आ जाएगा. सर 200 प्लस 25% 250 आ गया, 80 प्लस 25% 100 आ गया, तो 150. आप चाहे ऐसे भी अकाउंट कर सकते हो, या तो आप कुछ मत करो, नेट ब्लॉक में सीधा 30 ऐड कर दो. सर दोनों अकाउंटिंग में डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम मेथड है, बस आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है कि आपको ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों से एडजस्ट करना है या सीधा नेट ब्लॉक से करना है. ये दो ऑप्शन दिए है. तो एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट ऑप्शन में 50 से ग्रॉस ब्लॉक बढ़ेगा, 20 से मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगा. ठीक है, वो इधर देख लेते हैं आंसर में. सर आंसर दिखा. ए भाई 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 हो गया. किधर गया आंसर? आंसर कुठे? ये रहा, देखो. ग्रॉस ब्लॉक को 50 से इंक्रीज किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 20 से इंक्रीज किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 30 चला गया. दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप सीधा प्लांट एंड मशीनरी में ही 30 आप ऐड कर सकते हो, ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ना छेड़ के. कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं है, जस्ट प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है. ठीक है सर, ओके. लास्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या हम लोग? इतनी जल्दी हो गया? इतनी जल्दी हो गया? ए नहीं, क्वेश्चन 10 है क्या? कुछ भी. क्वेश्चन 10 थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 10 ये पूछता है कि आपको कौन कौन से क्लासेस डिस्क्लोज करने हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. पढ़ते हैं. एंटिटी हैज फॉलोइंग आइटम्स ऑफ पीपीई: प्रॉपर्टी ए बी सी डी E1 to E10, इक्विपमेंट ए, इक्विपमेंट बी, फर्नीचर्स. ठीक है. प्रॉपर्टी ए, a vacant plot of land on which it intends to construct its new administrative headquarters. Vacant plot of land. B is a plot of land that it operates on landfill site. C is a plot of land in which existing admin building is situated. D is a plot of land in which direct sales office is built. E1 to E10, 10 separate retail outlets on the land which they have built. Equipment A, computer system at its headquarters and direct sales office that are integrated to with a point of sale computer system in retail outlet. ठीक है. Equipment B, point of sale computer system in each of the retail outlets. Furniture and fittings in administrative headquarters, shop furniture and fittings. इसमें कितने क्लासेस डिस्क्लोज करने हैं? सुनना ध्यान से. प्लॉट ऑफ लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग्स को अलग अलग डिस्क्लोज करना है. मतलब प्रॉपर्टी ए अलग होगा, बी सी डी को आप एक क्लास में क्लासिफाई कर सकते हो. E1 to E10 में आपका जजमेंट है मटेरियलिटी के बेसिस पे कि एक स्टोर अगर बहुत बड़ा है तो उसको अलग डिस्क्लोज करो और बाकी के स्टोर्स को अलग कर दो. अगर सेम फंक्शन करता है तो आप 10 को एक क्लब करके स्टोर्स के हिसाब से आप इसको डिस्क्लोज कर दो. E1 to E10 की बात कर रहा हूँ. इक्विपमेंट ए एंड इक्विपमेंट बी दोनों कंप्यूटर सिस्टम है, उसको आप क्लब कर सकते हो. फर्नीचर एंड फिटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को अलग दिखाओ और शॉप फर्नीचर फिटिंग्स को अलग दिखाओ. क्यों? दोनों का नेचर अलग है, दोनों का पर्पस अलग है. अगर एडमिन का कंप्यूटर है या एडमिन का फर्नीचर फिटिंग है वो मैं फैक्ट्री में यूज़ नहीं कर सकता. फैक्ट्री में बड़े बड़े पाना पकड़ यूज़ होता है ना, इसलिए. तो इतने क्लासेस आपको डिस्क्लोज करनी है. ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आया तो आप कोट कर पाओगे. चलिए क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है. बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है बिकॉज इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है. आपको ऐसा लगेगा आप फाउंडेशन में आ गए हो. ठीक है, आई एम गाइडिंग यू. पूरा क्वेश्चन सॉल्व आप भी मत करना एग्जाम से पहले. गिव दिस क्वेश्चन अ सी कैटेगरी. एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि सही में फाउंडेशन जैसा क्वेश्चन है. पढ़ते हैं. हेवन लिमिटेड हैज परचेज द मशीनरी ऑफ 1/4/2001 30 लाख which is reflected in its books at WDO of 1750. The company has estimated upward revaluation of 10% to arrive at fair value. Heaven Limited availed option given by Ind AS of transferring some of the surplus
एज द असेट इज यूज्ड इन द एंटरप्राइज। मैंने वो एक एग्जांपल दिया था, आपके पास दो ऑप्शन होता है, डेप्रिसिएशन के प्रपोर्शन में आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को पीएनएल में डाल सकते हो, वो ऑप्शन इन लोगों ने एक्सरसाइज किया है। 1/4/2008 the machinery was revalued downward by 15% and the company also re-estimated the machinery's remaining useful life to be 8 years। लास्ट में बेच दिया मशीनरी को, मशीनरी अकाउंट बनाओ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लो एक बार कैसे करना है। 30 लाख में मशीनरी खरीदी, 5 साल तक डेप्रिशिएट किया, 1750 पे आके रुक गया, 10% रिवैल्यूएशन किया, 1750 प्लस 10% कितना होता है 1925। 1925 पे अगले 2 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मैं बहुत क्विकली जा रहा हूँ बिकॉज इसका कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन देख लो एक बार, 1375 का मेरा बुक वैल्यू है, कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो उस पर मैंने 15% डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन लगा दिया, इतना आया, ठीक है। तो इतना मेरा रिमेनिंग बुक वैल्यू है। अच्छा, वो ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व का कैलकुलेशन है कि जितना मेरा सरप्लस है उतना मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में ट्रांसफर करूंगा। डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स में एसएलएम पे जा रहा है, तो सर्टनली ये भी रिमेनिंग, क्योंकि रिवैल्यूएशन 3 साल के बाद हुआ था, तो बचा कितना 7 साल, 25 रिवैल्यूएशन सरप्लस आप पीएनएल में डाल सकते हो। ये आप जब तक करोगे नहीं तब तक को कोई करवा नहीं पाएगा, और एक बार कर लोगे आपको इतना ईजी लगेगा कि पूछना मत, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज के 11 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। इसमें 5 और 6 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, लास्ट डे रिवीजन में डाल देना, एक कैटेगरी कर देना, रट लेना अगर समझ में ना आए तो। बाकी के क्वेश्चन आर इजी गोइंग, यू कैन डू वंस और ट्वाइस एंड यू आर डन विथ इंडिया 16 के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। बहुत क्विक वे में डिस्कस किया, येस, बिकॉज सी अब एग्जाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, दिस माइट बी योर सेकेंड और थर्ड रिवीजन में भी। 8 सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन इन दिस फैशन ओनली। आप हर एक चीज़ लिख के करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और टेस्ट पेपर आप जब लिखोगे आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ जाएगा, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इलिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, है ना। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहना प्लीज़।